सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे चचा के घर शादी थी तो गांव से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे पापा, मेरे चाचा, गांव के काफ़ी सारे लोग भी इकट्ठे हुए थे। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। घर के सभी मेंबर मेहमानों के साथ बहुत बिजी थे। बस मेरी मम्मी सुबह से बेचैन थी। जब से वह नहाकर आई थी मुझे बराबर बुला रही थी और मैं अपने कजनों के साथ बातों में बिजी थी। मुझे पता था कि मम्मी क्यों बेचैन हो रही हैं और मुझे क्यों बुला रही हैं। मम्मी को वहम की बीमारी हो गई थी। वह अपने कपड़े काम वाली से नहीं धुलवाती थीं, बल्कि जैसे ही नहाकर निकलती अपने पुराने कपड़े मुझे पन्नी में डालकर दे देती और कहती कि गांव के पिछले हिस्से में जो धोबी आया है उस धोबी को मेरे कपड़े दे आओ। मगर हैरानी मुझे तब होती जब मैं उस धोबी को कपड़े देने जाती। वह मुझे एक लिफाफा देता और कहता ये अपनी मम्मी को दे देना और घर वालों को कोई बात नहीं बतानी है। और मम्मी भी मुझे बहुत सख्ती से मना कर देती कि इस लिफाफे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। कोई तो चक्कर था जो मम्मी और धोबी अंकल के बीच में चल रहा था, मगर मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं तो अपनी ज़िंदगी को मज़े से बिता रही थी। आज जब मेहमान घर आए तो मम्मी बहाने से मुझे छत पर ले गई और बोली, कमबख्त लड़की, तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ कि मेरे कपड़े ले जाकर धोबी को दे आओ और तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं। अब जाओ इस कपड़े को धोबी को देकर आ जाओ। माँ ने ये कहकर कदम आगे बढ़ाए तो चचा ने मुझे रोक लिया। बेटी, तुम खुद क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी माँ से कह दो कि चचा ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है और आप खुद जाकर कपड़े धोबी को दे आइए। चाचा ने मुझे और मेरे हाथ में पकड़े हुए कपड़े की पन्नी को बड़ी सख्ती निगाहों से देखते हुए कहा था। चाचा मुझे अपनी कजनों के साथ खेलने के लिए भेज दिए। मैं भी खुश होकर अपनी माँ को वह पन्नी देकर वापस लौट आई थी। मम्मी ने उस टाइम मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखा था और खुद चप्पल पहनकर घर से बाहर निकल गई। मेरी एक कजन ने जब मम्मी को इतने गुस्से में देखा तो कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है? वह इतने गुस्से में क्यों जा रही हैं? मैंने उसे कुछ ना बताया। तभी मेरी सारी कजनें उठकर मम्मी के पीछे पीछे चल पड़ी। अब उनके साथ मैं भी थी। हैरत तो मुझे तब हुई। हम सभी मम्मी के पीछे जा रहे थे और मेरे बड़े चचा हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने चाचा को पीछे मुड़कर आवाज़ देना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। भगवान न जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था। मैं भी चुप से हो गई। हम सब माँ के पीछे थे। हमारे पीछे चाचा आ रहे थे, जबकि आगे मम्मी जा रही थी। अगली गली में मम्मी मुड़ी तो धोबी की दुकान पर रुक गई। उन्होंने वह कपड़े वाला पन्नी धोबी को दे दिया और कुछ देर बाद धोबी ने उन्हें एक लिफाफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा। उनके पीछे हम आ रहे थे और हमारे पीछे चाचा को देखकर मम्मी का रंग बिल्कुल जैसे नीला पड़ गया। मम्मी ने एकदम से वह लिफाफा अपने हाथ में छुपा लिया था। चाचा आगे बढ़े और मम्मी को गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर उस धोबी की तरफ देखा जिसने अपना सर झुकाया हुआ था। चाचा ने आगे बढ़कर उस धोबी के चेहरे से रुमाल हटाया तो वह एकदम से चीख पड़ी। फिर उन्होंने मम्मी के कपड़े वाला पन्नी खोल दिया और मम्मी के हाथ से वह लिफाफा खींच कर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। कहने लगे, भाभी भाई को बुला लाता हूँ, उन्हें ही ये सारी बात बतानी पड़ेगी, वरना मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। चाचा की बात सुनकर हम सारी लड़कियां परेशान हो गई और मेरे पापा भी वहीं पर आ गए। पापा ने धोबी को गौर से देखा तो आग बबूला से हो गए। 2-3 थप्पड़ धोबी को लगा दिया और माँ को बुरा भला कहते हुए घर लेकर आ गए। घर पहुंचकर चाचा ने हम सबको अपने कमरे में जाने को कह दिया। माँ के साथ मेरे पापा को रोक लिया। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे। बाहर से शोरों की आवाज़ें आने लगी थी। पापा और चाचा को बड़ी मुश्किल से दादा और ताऊ ने चुप करवाया। मम्मी चाचा के सीने से लगकर रो रही थी, जबकि पापा बुरा भला कहते हुए घर से निकल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते खेलते घर को क्या हो गया है। गांव से आए मेहमान भी परेशान हो गए थे। हमारी सारी खुशियां खाक में मिल गई थी। 2 दिन बाद मेरी माँ अपने मायके चली गई थी और फिर इस बात को 1 महीने बीत गए थे। एक दिन फिर इसी बात पर घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस दिन पापा ने माँ को डिवोर्स देने की बात कह दी थी। अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देना चाहते थे। हम पर बिजली बनकर टूट पड़ा था जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हैं। उस टाइम हमारी हालात क्या थी ये मैं और मेरा छोटा भाई ही जानता था। मेरा भाई तो बात बात पर रोना शुरू कर देता था। माँ के जाने के बाद हम दोनों भाई बहन रातों को उठकर रोने लग जाते थे।
माँ के कमरे में जाते तो अजीब सा डर महसूस होता था। मैं अपने पापा के घर पल रही थी और जवान हो रही थी। यहाँ तक कि मेरे रिश्ते भी आने लग गए, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता था। हम लोगों को अपने नाना नानी के घर जाने की भी परमिशन नहीं थी। मेरे पापा ने साफ साफ कह रखा था कि हमें किसी भी तरह से वह हमारे माँ के पास नहीं भेजेंगे, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसलिए चाची मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। हम दोनों भाई बहन चाचा चाची के परवरिश में पल रहे थे और मैं जवान हो रही थी। चाची मेरी खुद की मौसी भी थी, क्योंकि मेरी मम्मी और चाची आपस में सगी बहनें थी। चाची ने एक माँ की तरह मुझे सहारा दिया था और मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा करती थी। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। पापा को न जाने क्यों मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। उन्होंने मेरी शादी पुनीत से करवा दिया। पुनीत अच्छे शक्ल का तो नहीं था, पर अमीर घर से था और उसकी अपनी किराने की दुकान थी, मगर शक्ल व सूरत का बिल्कुल भी खास नहीं था। इसलिए मैं उसे खास पसंद नहीं करती थी और फिर शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास रहा करती थी। चाची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे रह रहकर अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल कर अच्छा नहीं किया। आखिरकार मेरी माँ की क्या गलती थी? मुझे तो पापा से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए चाची, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। अब तो तुम मेरी माँ की मुझे सच्चाई बता दो। आखिर क्या बात थी कि पापा ने मम्मी को डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था, वह भी इतनी मामूली सी बात पर। मेरी बात सुनकर चाची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, बेटी मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस सब में मेरी गलती क्या है? तुम्हारे पापा की भी कुछ भी गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की भी है। अगर तुम कहो मैं तुम्हारी माँ की सारी कहानियाँ सुना दूंगी, मगर मुझसे वादा करोगी कभी अपने बाप के सामने इस बात का शिकायत नहीं करोगी उन्होंने अपनी औलाद के साथ जाती की है। मैंने चाची से वादा किया। तब उन्होंने जाकर मुझे पूरी बात बताई। बेटी, ये बरसों पुरानी बात है, जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी। ये राज मैं शादी से पहले तुम्हें इसलिए बता देना चाहती हूँ ताकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बिताने में आसानी रहे और तुम कोई ऐसी गलती ना करो कि तुम्हारा पति तुमसे नफरत करे। आज से सालों पहले की बात है। मैं और दीदी अपने बाबुल के आंगन में खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। हमारी शादियों की उम्र भी हो गई थी, मगर पापा हमें पढ़ाना चाहते थे। यही वजह थी। पापा चाहते थे कि हम लोग घर के काम ना करें, बल्कि अपनी पढ़ाई करें, और इस मकसद के लिए उन्होंने घर में एक मास्टर भी रख दिया था। मगर गांव में पढ़ाई का रिवाज नया नया आया था। हम दोनों को पढ़ने की आदत भी नहीं थी, नहीं हमें पढ़ाई के बारे में कोई जानकारी थी। मास्टर ने पापा को बताया कि उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जबकि हम लोग दिन रात घर के कामकाज में बिजी रहते थे। फिर घर भी तो इतना बड़ा था कि संभाले बगैर गुजारा नहीं था। पापा ने इस समस्या का समाधान भी निकाल दिया कि एक नौकर को घर में ले आए। नौकर बहुत ही जिम्मेदार लड़का था। आते ही उसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। सुबह सुबह हम दोनों बहनों को नाश्ता तक बनाकर देता। सारा दिन घर के कामों में वह नौकर बिजी रहता। हम कमरे में बैठकर मास्टर जी के साथ पढ़ाई करते थे। दिन बड़ी खूबसूरती से बीत रहा था। दीदी का दिमाग तो ज़्यादा ही तेज था, मेरे अंदर थोड़ा दिमाग की कमी थी। मगर एक दिन मास्टर जी पढ़ा ही रहे थे तो मैंने देखा कि दीदी किसी ख्यालों में गुम थी और मुस्कुराई जा रही थी। मास्टर जी ने दीदी को डांटा, मगर उन पर किसी बात का असर नहीं हुआ। रात को हम लोग सोने के लिए लेटे तो दीदी कहने लगी, रिंकी तुम जाओ, जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है और मैं काफ़ी देर तक पढ़ूंगी तो तुम्हारी नींद खराब होगी। दीदी की बात मानकर दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तर डाल दिया। मगर मुझे पता था कि पिंकी दीदी ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला। उस दिन पापा एक रात अकेले ही कहीं गए हुए थे। उन्होंने अगले दिन आना था, मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैं समझी कि पिंकी पढ़ाई में बिजी होगी। मैंने हल्की हल्की से दबे पांव जाकर दरवाज़ा खोल दिया था। देखा तो सामने मेरे पापा खड़े थे। उस टाइम मैंने पापा से घर वापस लौटने की वजह पूछी थी तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटी, घर आ गया हूँ। जाना तो मुझे आज ही दूसरे शहर था, मगर रिंकी आज मौसम बहुत ख़राब हो गया है, सोचा सुबह सवेरे ही चला जाऊँगा। हो सकता है रात में बारिश बंद हो जाए। वैसे भी रात का सफ़र कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझसे अभी बातें कर ही रहे थे कि बाहर वाले नौकर के कमरे से खटपट की आवाज़ें आने लगी। पापा देखकर घबरा गए कि नौकर के कमरे में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि उस टाइम हमारा नौकर रवि
गहरी नींद सो जाया करता था। पापा ने शक भरी नज़रों से इधर उधर देखा, जबकि घर में पूरा सन्नाटा था। तब पापा ने बड़ी तेज आवाज़ में रवि को बुलाया था। रवि, तुम सो रहे हो क्या? पापा की आवाज़ सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पापा ने मुझे सारे घर की लाइटें जलाने को कहा था। मैंने भागकर सारे घर की लाइट ऑन कर दी थी, जबकि नौकर के कमरे में अभी तक थोड़ी हल्की सी रोशनी आ रही थी। पापा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया, मगर रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बाहर निकलो। पापा ने न जाने क्यों उस पर गुस्सा कर रहे थे, जबकि वह हमेशा अपना दरवाज़ा बंद ही रखता था। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो पापा ने अपने चौकीदार को बुलवाया। चौकीदार ने जोर लगाकर जब दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में अंदर रवि ही नहीं बल्कि दीदी भी खड़ी थी। उन दोनों का रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी, और न जाने क्या था। पापा उन दोनों को एक साथ देखकर गुस्से में पागल हो गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। उससे पहले कि पापा उनकी जान ले लेते, उनकी चीखें सुनकर माँ भी कमरे से भागी भागी आई। देखा तो पापा दीदी को बुरा भला कह रहे थे। मम्मी की जान पर बनाई थी, वह अपनी बेटी को बचाने लगी तो पापा ने उन्हें भी धक्का दे दिया और कहा, तुम्हारी ही गलत परवरिश की वजह से मेरी बेटी इस जगह पर पहुंची है। अरे, तुमसे एक बेटी नहीं संभाली गई? तुमने ही तो कहा था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी, ये नाम रोशन करेंगी। मेरे पापा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ गया था। मेरा तो दिल कट कर रह गया था। दीदी, आपने ये क्या कर दिया? जरा भी नहीं सोचा कि हमारी पढ़ाई का क्या होगा। भगवान न जाने तुम दोनों का चक्कर कब से चल रहा था। उस दिन पापा दीदी को जान से मार देना चाहते थे। तब उन्होंने एक अनोखा फैसला किया। हम सबको तैयार करने को कहा और पिंकी को रवि भाई के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया। उठो, तुम सब लोग अपना अपना सामान बांधो। पापा का फरमान सुनकर हमें इतनी हिम्मत न थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए। सामान बांधने का मतलब था हम किसी दूसरे शहर जा रहे थे, मगर मेरे पापा के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी और नौकर के कमरे पर तेल छिड़कने को कहा। ये सुनकर मेरी तो आत्मा तक कांप गई। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी को बताया। वह रोती हुई बाहर आ गई। पापा के पांव पकड़ लिए। भगवान के लिए नरेश, ऐसा मत करो, तुम्हारी ही बदनामी होगी। भगवान के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुमने दोनों को इस तरह मार दिया तो लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, बोलेंगे कि जवान बेटी को न जाने क्यों जिंदा जला डाला। ये सुनकर पापा सोच में पड़ गए। उन्होंने दरवाजा खोलकर पिंकी को कमरे से बाहर निकाल दिया। दीदी पापा की डर की वजह से रो रही थी। पापा के पांव पकड़ लिया। पापा, भगवान के लिए मेरी जान ले लें, मगर रवि को यहाँ से जाने दो। मैं खुद उसके पास गई थी। दीदी का जुनून देखकर पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब एक शब्द भी मुंह से निकाला, तुझे भी उसके साथ जिंदा जला दूंगा। पिंकी, तुझे शर्म नहीं आई? पापा की इज्जत क्यों नीलाम कर रही है? पापा का गुस्सा देखकर दीदी चुप हो गई, मगर मैं जानती थी कि वह भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। रवि भाई के साथ उसकी मोहब्बत न जाने कब से चल रही थी, जबकि मैं इस मामले से बिल्कुल बेखबर थी। मुझे पता होता तो कुछ कर लेती, टाइम पर उसे बता देती। पापा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और नौकर के कमरे पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। इससे पहले कि रवि भाई दर्दनाक चीखे हम सबको सुनने को मिलती, भगवान ने हमें एक और मौका दे दिया था। पापा की गाड़ी खराब हो गई थी। एक पल के लिए उनके ध्यान हम सब से हट चुका था। दीदी मेरे पांव पड़ गई, कहने लगी, रिंकी, भगवान के लिए किसी तरह से रवि को बचा लो। तुम जाकर वह दरवाज़ा खोल दो। किसी भी बहाने से चौकीदार से ये कह दो रवि मर गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना ही पड़ा और मैंने जाकर चौकीदार की विनती की और उससे कुछ पैसे दिए। उसने भगवान न जाने कैसे रवि भाई को वहाँ से निकाल दिया। हमारे होते हुए रवि को वहाँ से भेज दिया गया। तब तक पापा की गाड़ी भी ठीक हो चुकी थी। वे बहुत गुस्से में थे और नौकर का कमरा तो आधा जल चुका था। हमें लेकर वापस अपने पापा के गांव आ गए। यहाँ आकर मेरी शादी नेम सिंह अंकल के छोटे बेटे से करवा दी और पिंकी दीदी की शादी बड़े बेटे से करवा दी, यानी कि तुम्हारे पापा से करवा दी गई। हमारी तरफ से सब कुछ ठीक हो गया था। हम समझते थे समस्याएं अब ठीक हो जाएंगी, मगर ये बात सबको पता चल चुकी थी और इस खबर ने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। हम दोनों बहनों की शादी तो हो गई थी, मगर ससुराल में हमारी कोई भी इज्जत नहीं थी, जबकि पापा के हिसाब से हमारे अपने कर्मों का ही सिला था। हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी को समझौता करके स्वीकार कर लिया। फिर इस बात को 15-16 साल बीत चुके थे।
हमने अपने ससुराल में अपनी वफादारी और सभी घरवालों की सेवा की और उसकी मेहनत से हमने अपने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। हमारी सास भी हमें समझने लगी थी और जो इज्जत बहुओं को दिया जाता है वह इज्जत हमें मिलने लगी थी। मगर फिर हमारी ज़िंदगी में वह तूफान आया जिसके लिए हमने सोचा भी नहीं था। पिंकी को कहीं से मालूम हो गया कि रवि जिंदा है। वह सबसे छुपकर उससे मिलने जाने लगी। वह धोबी का रूप धारण कर हमारे घर के करीब उसने एक दुकान बना ली थी। उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि वह आग में हाथ डाल रहा है। जब मुझे पता चला कि दीदी रवि से मिलने गई हैं, मैं उनसे मना करती रही वह सबसे बाज आ जाएं, मगर उसने अपनी आदत से बाज ना आई। जैसे कि उसने ठान ली थी। दीदी ने ड्रामा किया कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो गई है और घर के काम वाली उसके कपड़े ठीक से नहीं धोती। वे कपड़े धुलवाने के बहाने धोबी के पास चली जाती और कई घंटे वापस ना आती। जब तुम्हारे पापा को शक हुआ, वह तुम्हारे हाथों अपने कपड़े धोबी तक पहुंचाती रही। उसमें एक खत लिखकर दे देती और धोबी तुम्हें एक खत लिफाफे में डालकर दे देता। तुम्हारी माँ का इस उम्र में भी रवि से चक्कर चल रहा था, जबकि अब वह एक जवान बेटी की माँ बन चुकी थी। मैंने उसे मना भी किया मगर वह नहीं मानी। अब तुम्हारे चचा को ये बात कैसे पता चली मैं तो नहीं जानती। शायद हम दोनों बहनों की बातों से उन्हें पता चल गया होगा या फिर कोई और इशारा पाकर उन्होंने रवि का सुराग निकाल लिया होगा, जो कि यहाँ धोबी बन बैठा था। अब तुम्हारी माँ को कौन बचा सकता था, जबकि उसने सालों बाद अपने इस पति के साथ बेवफाई की, जबकि ऐसा करना एक औरत के लिए अच्छा नहीं होता। अब अपनी माँ को भूल जाओ बेटी, वे मेरी सगी बहन है। मुझे भी बहुत दुख है। उस उम्र में वह डिवोर्स लेकर अपने बूढ़े माँ बाप के घर रह रही है और उसने ये बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलनी चाहिए। चाची की बात सुनकर मैं बहुत फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची ने मुझे तसल्ली दी और मेरी विदाई करके मुझे मेरे ससुराल के घर भेज दिया। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कोई ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे पति के दिल में शक हो जाए। अब आपको क्या लगता है, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना चाहिए या नहीं? ऐसा ना हो कि मेरा पति भी मुझे मेरी माँ की तरह कैरेक्टर लेस समझकर मेरी माँ की तरह डिवोर्स ना दे दे। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।